क्या आपने कभी सोचा है कि दूध के खाली पैकेट आपके किस काम आ सकते हैं? बेंगलुरु के IISc ने प्लास्टिक कचरे से निपटने का अनोखा तरीका खोज लिया है। अब बेकार पॉलीथीन से बेंच और पोडियम जैसी वस्तुएं बनाई जा रही हैं। जानिए कैसे कचरा अब हमारे निर्माण सामग्री का हिस्सा बन रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात करने जा रहे हैं विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी एक बेहद शानदार और उपयोगी खबर की। भारतीय घरों में दूध के सीलबंद पैकेट सबसे आम किराने की चीजों में से हैं, लेकिन इनकी वजह से देश भर में हर साल हजारों टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। अब बेंगलुरु के एक भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई सफलता हासिल की है जिसके जरिए इन बेकार दूध के पैकेटों को रिसाइकलिंग करके बेंच और अन्य निर्माण सामग्री बनाई जा रही है। आइए जानते हैं कि ये तकनीक कैसे काम करती है और इसके क्या फायदे हैं। भारतीय घरों के लिए दूध के सीलबंद पैकेट सबसे आम किराने की चीजों में से एक है जो हर दिन घरों तक पहुंचते हैं, लेकिन इसकी सर्वव्यापकता का ये भी मतलब है कि पूरे देश में हर साल हजारों टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। हालांकि बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc में हुए एक नई सफलता का मतलब ये हो सकता है कि पॉलीथीन से बने ये पैकेट बढ़ते कचरे की समस्या बनने के बजाय जल्द ही बेंच और ऐसी ही अन्य वस्तुएं बनाने में सामग्री के रूप में नया जीवन पा सकें। यह खोज IISc के सामग्री इंजीनियरिंग विभाग की एक टीम द्वारा की गई है, जो इस विषय पर मार्च में एक शोध पत्र भी प्रकाशित हो चुका था। एक खबर के मुताबिक एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पाया गया था कि हर दिन लगभग 10 से 12 करोड़ सिंगल यूज दूध के पैकेटों का उपयोग किया जाता है, जो देश के कुल दूध पैकेजिंग मटेरियल का लगभग आधा हिस्सा है। टीम का हिस्सा रहे IISc के प्रोफेसर सूर्य सारथी बोस के मुताबिक अध्ययन के लिए दूध के पैकेटों को चुने जाने का मुख्य कारण ये है कि ये एक ऐसा कचरा है जो अक्सर लंबे वक्त तक सार्वजनिक डिब्बों या सड़कों के किनारे पड़ा रहता है। प्लास्टिक की बोतलों जैसी अन्य कचरा वस्तुएं बहुत तेजी से उठा ली जाती हैं क्योंकि वे कबाड़ियों और अन्य लोगों के लिए अधिक मूल्यवान होती है। रिसाइकलिंग के चरण में भी गहरे रंग के प्लास्टिक, जिन्हें अक्सर दूध के पैकेटों में पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश को रोकने और सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एक आंतरिक परत के रूप में उपयोग किया जाता है, को रिसाइकलिंग कंपनियों द्वारा पसंद नहीं किया जाता। प्रोफेसर बोस ने बताया कि वे अंततः लैंडफिल में समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सड़क के किनारे और कचरे के डिब्बों में उनका रहने का समय लंबा होता है क्योंकि उन्हें कोई उठाता नहीं। तेल के डिब्बे आदि कबाड़ बीनने वालों द्वारा उठा लिए जाते हैं, लेकिन जब तक कोई विशेष अभियान न चलाया जाए इन पैकेटों को उठाने का कोई प्रोत्साहन नहीं होता है। रिसाइकलिंग के दौरान इन दूध के पैकेटों में मौजूद पॉलीथीन को एक अन्य सामग्री यानी पॉलीप्रोपाइलीन के रिसाइकलिंग किए गए घटकों के साथ मिलाया जाता है, जिसका उपयोग तेल और शैम्पू आदि बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि ये आणविक स्तर पर समान नहीं होते हैं, इसलिए विटमर्स के रूप में जाने वाले अणु इन दोनों सामग्रियों का उपयोग करके एक नई रिसाइकलिंग की गई सामग्री बनाने में बहुत मदद करते हैं। प्रोफेसर बोस, जो रिसाइकलिंग कचरा सामग्री के 3D प्रिंटिंग में विशेषज्ञता रखने वाले स्टार्टअप्स के संस्थापक भी हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन दूध की थैलियों को मिलाया जाए जो गुणों के मामले में कमज़ोर हैं और एक ऐसी सामग्री प्राप्त की जाए जो संरचनात्मक रूप से बहुत मजबूत हो और बाहर उपयोग की जा सके। उनकी टीम ऐसे पोडियम को 3D प्रिंट करने में सक्षम थी जिसका उपयोग सभागारों में किया जाता है, और ऐसा ही एक पोडियम अब परीक्षण के लिए IISc को दिया गया है। पोडियम की एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं है जिसे इस नई सामग्री से प्रिंट किया जा सकता है, बल्कि बेंच जैसे अन्य आउटडोर फर्नीचर भी इससे आसानी से बनाए जा सकते हैं। एक अन्य सामग्री जिसे आसानी से रिसाइकल नहीं किया जा सकता है वो है मल्टीलेयर प्लास्टिक यानी
बहुपरत प्लास्टिक। इसका उपयोग उस प्रकार की खाद्य पैकेजिंग में किया जाता है जिसमें चिप्स और स्नैक्स रखे जाते हैं और ये एक सील बंद वातावरण बनाए रखने और खराब होने वाली वस्तुओं को ताज़ा रखने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। चूंकि ये कई परतों से बने होते हैं इसलिए रिसाइकलिंग अक्सर अव्यावहारिक होती है क्योंकि इसके लिए परतों को छीलकर अलग करना होता है। बेंगलुरु स्थित एक कंपनी यूनिफाइड इंटेलिजेंस टिकाऊ निर्माण सामग्री बनाने के लिए एक प्लास्टिक का उपयोग कर रही है जिसमें बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 के आंतरिक दीवारें भी शामिल हैं। इन प्लास्टिक को बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया जाता है और टुकड़े टुकड़े करने से पहले अच्छी तरह साफ किया जाता है। इसके बाद वे पैनल बनाने के लिए थर्माफ्यूजन्स नामक प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका उपयोग इसके बीज एक मधुकोश जैसी संरचना बनाकर दीवारें बनाने के लिए किया जाता है। रिसाइकलिंग की गई सामग्री के स्थायित्व पर कंपनी के प्रबंधक निदेशक पॉल कोशी ने कहा कि 4 इंच पर ये ईंट की दीवार से थोड़ी पतली है लेकिन ये कई गुना मजबूत है और अगर आप इस पर हथौड़ा भी मारते हैं तो ये मुड़ जाएगी और फिर अपने खुद के आकार में वापस आ जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ग फुट पर घर बनाने के लिए इन रिसाइकलिंग की गई सामग्रियों का उपयोग करना थोड़ा अधिक महंगा था लेकिन इसका फायदा निर्माण की गति और निर्माण में उपयोग होने वाले पानी के मामले में मिला क्योंकि नियमित ईंट और मोर्टार निर्माण में दसियों हजार लीटर पानी खर्च होता है। जैसा कि वे बताते हैं कि बेंगलुरु जैसे शहर का दैनिक प्लास्टिक कचरा उत्पादन लगभग 100 टन होगा जिसे 10,000 वर्ग फुट की इमारत में परिवर्तित किया जा सकता है। इस क्षेत्र में कंपनियों के सामने आने वाली कुछ मुख्य चुनौतियां ये थीं कि बुनियादी मानक कंक्रीट, ईंट और मोर्चरी जैसी सामग्रियों के लिए लिखे गए हैं। असमान निर्माण सामग्री को अग्नि प्रतिरोध और यांत्रिक तनाव जैसे गुणों का प्रदर्शन करने वाले प्रत्यक्ष प्रयोगशाला परीक्षण प्रमाण पत्रों पर भरोसा करना होगा। दूसरा पहलू इसका मनोवैज्ञानिक तत्व है क्योंकि कचरे के पुनर्चक्रण के विचार के प्रति निर्माण कार्य में कुछ हिचकिचाहट हो सकती है और यह कुछ ऐसा है कि जिसे कर्नाटक के आर्क बिशप निपटने की उम्मीद कर रहे हैं जिन्होंने बेंगलुरु के बाहरी इलाके में अतिबेले में एक चर्च का निर्माण करने के लिए यूनिफाइड इंटेलिजेंस को एक ऑर्डर दिया है। तो ये थी एक शानदार खोज और प्लास्टिक कचरे से निर्माण सामग्री बनाने की पूरी खबर। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।